हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए समझते हैं बहुत ही ज़्यादा औसम तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में आखिर थोड़ी स्पेशल टाइप की कैसी सेक्स डिटर्मिनेशन आखिर होती है उसको समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छे बन जाते हैं यहाँ से। और जो चीज़ अक्सर कोई टीचर आपको नहीं बताता है जनरली, वो चीज़ मैं इसमें बताऊंगा। ठीक, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो है किस तरीके से याद रखें। ठीक है, काफ़ी सारे तरीके बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी भी मतलब जो मधुमक्खी होती है शहद वाली मक्खी, उसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो जैसा कि इससे पहले कुछ आपको बातें बता दूँ, जैसे कुछ सोशल इंसेक्ट माने जाते हैं। सोशल इंसेक्ट उनका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो भी उसी प्रकार की रिश्तेदारी वगैरह, उनमें भी लेबर ऑफ डिवीजन वगैरह उस हिसाब से किया जाता है जैसे एक समाज में होता है। ठीक है, चींटियाँ वगैरह होती है, दीमक वगैरह होती है, और ऐसे ही होता है हमारा मधुमक्खी। तो मधुमक्खी में पहले एक कहानी की तरह समझ लेते हैं। एक रानी मक्खी होती है। ऐसे मान लो कि कोई ऐसा देश है तो महिला प्रधान है, वहाँ सिर्फ महिलाओं की चलती है, तो वहाँ पर राजा होगा कि रानी होगी? रानी होगी। तो यहाँ पर उसी तरीके से एक रानी मक्खी होती है। ठीक, रानी मक्खी उड़ नहीं सकती। उड़ने की ज़रूरत ही क्या है? बरकर भी दुनिया भरेगी, जब वो रानी है वहीं की वहीं सब चीज़ उसको मिलती है, उड़ने की ज़रूरत क्या है? तो वो दरअसल उड़ ही नहीं सकती है वो, यानी जानबूझ के नहीं उड़ती, उड़ ही नहीं सकती है। ठीक, इतनी ज़्यादा भारी होती है। ठीक है, अब उसमें होते हैं, अब चूँकि महिला प्रधान देश है तो ऐसे ध्यान रखो ज़्यादातर वहाँ पे वर्कर काम करने वाले, मतलब ज़्यादातर रोजगार जो है महिलाओं को दिया जाता है, क्योंकि महिला का ध्यान रखेगी भाई। तो महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, मतलब काम पे लगाया जाता है। ठीक, मेल को क्या किया जाता है? तो महिला वर्कर होती हैं, लेकिन जो वर्कर वाली महिला होती नहीं, वो ऐसे समझो कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, स्ट्राइल होती हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब आई बात कि बच्चे पैदा करना है, तो वही तो मेल की तो अभी तो बात आई नहीं। हाँ, मेल होते हैं, लेकिन मेल भी स्पेशल टाइप के होते हैं। मेल हैप्लॉयड होती हैं। फीमेल चाहे वो बर्गर वाली हो चाहे रानी मक्खी हो, दोनों ही डिप्लॉयड होती हैं। लेकिन मेल जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। उनको ड्रोन बोला करते हैं, ड्रोन। और ड्रोन का यूज ऐसे किया जाता है बस सेक्स वर्क के लिए। फीमेल ने उनके साथ कॉपुलेशन किया, ठीक है, कॉपुलेशन किया, उसके बाद उनको लात मार के बाहर निकाल दिया। और यही एग्जैक्टली होता ही है इनके केस में, ये कहानी नहीं है, ये दरअसल बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि कैसे उनमें कैसे डिसाइड होगा भाई कि मेल है फीमेल। हाँ, ड्रोन होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, क्योंकि वो भी अगर एक्स्ट्राइल होंगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? ड्रोन होते हैं फर्टाइल होते हैं बट हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब देखो, डिप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर इनमें होता है 32। ठीक है, 32। ऐसे ध्यान रखो कि अक्सर कहा जाता है कि जैसे मेरी दादी माँ अक्सर क्या करती थी कि खाने के निवाले को लगभग 32 बार चबाओ, जितने दांत होते हैं उतने बार चबाओ। तो वो तो एक तरीका बना लिया था कहने का मतलब, मैक्सिमली 20, 25, 30 बार ऐसे चबाया जाता है तो वो लगभग ऐसा बन जाता है कि पानी की तरह निगला जा सकता है। और दरअसल यही अच्छी प्रोसेस होती है कि अगर खाने को इतना चबा लिया जाए कि वो पानी की तरह आसानी से निकला जा सके, तो वो मैक्सिमम ऐसी कंडीशन होती है, वो बहुत सुपाच्य होता है, मतलब बहुत अच्छे से पच जाता है। ठीक, तो मेरे बताने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि 32 नंबर है वो किससे संबंधी है? 32 बार अगर चबाओगे डाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा, हनी बी में हनी नाम आ रहा है।
हनी भी हनी बनाती है। दरअसल जो हनी बनाती है अपने से नहीं है, ठीक है। इनका जो मेनली खुद का प्रोडक्ट होता है वो तो वैक्स होता है, ठीक है। नेक्टर वगैरह जो लाती हैं फूलों वगैरह से, उसका बनता है हनी, तो ठीक है। खैर इस पे हम नहीं जाते हैं, ठीक है। वो लाती तो अपने बच्चों के लिए, लेकिन हम उनके बच्चों वगैरह को मार करके, इंसान स्वार्थी जो ठहरा ना, इसके पूरे प्रोसेस सुनोगे नहीं तो सोचोगे कि शायद खाना ही नहीं चाहिए, किसी दूसरे का हिस्से का खा रहे हैं वो दूसरे को मार करके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बाहर नहीं जाते हैं, अभी अपने टॉपिक पर लौट आते हैं। तो कहने का मतलब ये, हनी भी जो कहा जाता है कि भाई डाइजेशन वगैरह के लिए अच्छा होता है, एनर्जी वगैरह अच्छी प्रोवाइड कराता है, फ्रक्टोज इनरिच होता है, फ्रक्टोज अच्छा खासा अमाउंट में होता है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि 32 बार चबाने से भी जो है खाना अच्छे से पच रहा, और सेहत भी अच्छा खासा, मतलब एनर्जी वगैरह देने वाला होता है अच्छा खासा, ये भी पाचन से रिलेटेड है। अच्छे ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखा कि कोई मधु नाम की लड़की थी, मधुमक्खी, हिंदी से दूसरे तरीका बता रहा हूँ, मधु नाम की मक्खी थी, मधु नाम की मक्खी नहीं थी, मधु नाम की कोई लड़की है, ठीक है, लड़की थी, ठीक है। वो जो हंसती थी तो उसके सभी दांत दिखाई देते थे। तो कुछ लोग जब हंसते हैं ना तो उसको लगभग सभी दांत दिखाई देते हैं, बिल्कुल उसका मुंह का चिरसा जाता है पूरा, मतलब खुल जाता है एकदम से जब हंसते हैं। तो मधु नाम की ये लड़की थी, बस मान लो इतना अच्छे से हंसती थी कि उसके सभी दांत दिखाई देते हैं, मतलब उसकी 32 ही दिखाई देती है, मतलब 32 दांत दिखाई देते हैं। मधु मतलब मधुमक्खी, 32 दांत मतलब 32 क्रोमोसोम, डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम 32, कभी भी नहीं भूलोगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाते रहना, ठीक, कभी भी नहीं भूलोगे, याद हो गया हमेशा के लिए, ठीक। अब डिप्लॉयड 32 है तो हैप्लॉयड तो कर ही लोगे ना 16। अब ड्रोन में पूछा है तो मैंने बस ये बता दिया कि ड्रोन कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, तो बता ही दोगे कि ड्रोन में कितने होते हैं, 16 हो जाएंगे। हैप्लॉयड का मतलब होता है 7। अब देखो, अब चीज़ आपके आप आसानी से समझ में आएगी। अब पढ़ते हैं। द सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जो सेक्स डिटरमिनेशन हनी बी में होता है, जो बेस्ड होता है ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सेट पर, एन इंडिविजुअल रिसीव, और कौन से इंडिविजुअल सेट पर, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितने सेट को रिसीव कर रहा है। जैसे ड्रोन जो होते हैं वो एक ही सेट को रिसीव कर पाते हैं, मतलब तभी तो हैप्लॉयड होते हैं। तो इसी बात पर बेस्ड होता है कुल मिलाकर के। एन ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एन एग, यदि कोई ऑफ स्प्रिंग ऐसे बनता है जो कि स्पर्म और एग के मिलने से बने, तो डेवलप्स एज ए फीमेल, तो वो एक फीमेल बनती है। अब फीमेल बनती है मतलब वो रानी मक्खी भी हो सकती है, और कर्म मतलब जो कर्मचारी मक्खी भी हो सकती है, ऐसे ध्यान रखना, कर्मचारी मक्खी भी हो सकती है, रानी मक्खी भी हो सकती है। ये क्यों ना बरकर, क्योंकि फीमेल डिप्लॉयड होती हैं दोनों, और एक और स्पर्म के मिलने से बन रही है, तो सिंपल सी बात है वो डिप्लॉयड बन नहीं होंगी, मतलब फीमेल बन नहीं होंगे। फीमेल बन सकती तो वो बरकर भी हो सकती है, और क्यों हो सकती है। एंड एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स, और अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, वो डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन हुआ कन्वर्ट होता है मेल में, ड्रोन में, बाय मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस में यही तो बोलते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन इंडिविजुअल बन करके तैयार हो जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो तभी तो ये हैप्लॉयड होता है, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ दैट द मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मेल में आधे क्रोमोसोम होंगे, देन दैट ऑफ फीमेल, फीमेल की तुलना में। The female are diploid having 32 chromosome and male have haploid that is having 16 chromosome. This is called the haplodiploid sex determination system. इसको क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के इंडिविजुअल बनना है, हैप्लॉइड भी बनना है, डिप्लॉइड भी बनना है, तो नाम रख दिया हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम एंड हैज स्पेशल करेक्टर के फीचर सच एज, और स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सच एज द फीमेल प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय माइटोसिस। स्पेशल फीचर इसकी ये है, आपको अगर ध्यान हो तो सेल डिवीजन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि जनरली जो क्या होती है, जनरली हैप्लॉइड में क्या होती है, जनरली
मतलब कहने का मतलब जनरली माइटोसिस होती है डिप्लॉयड में होती है, लेकिन कुछ जगह हैप्लॉयड में भी माइटोसिस हो जाते हैं। उसके एग्जाम्पल दिए थे सम सोशल इंसेक्ट और सम लोअर प्लांट्स। तो सोशल इंसेक्ट में ये मधुमक्खी थी, मैंने बताया भी था कि वहाँ आगे जब 12th में बताएंगे कि मधुमक्खी का केस तो वहाँ हम लेंगे। तो यहाँ पर जो दरअसल मेल बन रही है वो माइटोसिस, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वह मेल का मतलब क्या है, वो कैसे है, मेल का मतलब क्या है, वो हैप्लॉयड है, ठीक है। 16 क्रोमोसोम है उनके पास केवल, हैप्लॉयड तो खुद ही है। अब हैप्लॉयड ही खुद ही है। अब ये स्पर्म बनाएंगे। अब हैप्लॉयड खुद ही है, मतलब एन है, एन है। अब एन में क्या हो सकता है, देखो मियोसिस तो कैसी भी नहीं होगी, हाँ माइटोसिस हो सकती है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं ना, सेम रहते हैं। तो मेल जो है मेल प्रोड्यूस स्पर्म, मेल जो स्पर्म बनाते हैं वो किस प्रोसेस द्वारा बनाते हैं, माइटोसिस के द्वारा, ठीक है, ठीक। दे डोंट हैव फादर, और इनका पिता नहीं होता। खुद ही कॉमन सेंस की बात है, खुद ही बताओ मेल ड्रोन कैसे बनी थी, एग था, एग ऐसे मान लो जैसे अगर ह्यूमन में भी ऐसा पॉसिबल हो जाए, जैसे कोशिश की गई थी लेकिन बन नहीं पाया था रियल में भी, कि ह्यूमन में इसे कोशिश की जाए कि भाई केवल हम एक्स से स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ना कराएं, केवल एक्स से ही बच्चा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कोई फीमेल मान लो बहुत ही ज़्यादा एकदम से ये हो जाए कि मैं बच्चा पैदा करने के लिए, कोई मान लो जैसे फीमेल साइंटिस्ट हो, वो ये कोशिश करे कि मैं बच्चा पैदा करने के लिए मेल का सहारा नहीं लूँगी, खुद ही बच्चा अपने एग से ही केवल बच्चा बना दूँगी, तो और वो सफल भी हो जाए, जैसा कि अभी ह्यूमन केस में नहीं हो पाया है। अब वो सफल हो जाए, मतलब ये कोई चिंटू बन जाए। अब खुद ही बताओ इन चिंटू के कोई पापा होंगे, पापा कहाँ से होंगे, मम्मी होंगी ना बस, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ही तो केस यहाँ हो रहा है, एग से सीधे बनना है पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ड्रोन, तो ड्रोन के क्या पापा हैं, देखो वैसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इसको अपने ह्यूमन के केस में लेकर देख लो, सब सिंपल हो जाएगा। अब ये चिंटू बने, चिंटू के पापा कहाँ है, पापा कहाँ, केवल मम्मी के अंडे से ही तो बनेंगे, तो पापा कहाँ से होंगे, अरे पापा का कंट्रीब्यूशन इनको बनाने के लिए है ही नहीं किसी मेल का कंट्रीब्यूशन, तो पापा कहाँ से होंगे, इनके पापा नहीं होते हैं। तो भाई क्या ड्रोन, अब ड्रोन पर चले जाओ समझ में आ जाती है इससे बात, कह रहा है दे डोंट हैव फादर, उनके पापा नहीं होते हैं, एंड दस कैन नॉट हैव सन्स, और ये बेटे भी पैदा नहीं कर सकते, कैसे, देखो बेटे पैदा नहीं कर सकते, वो सुनो। अब ये देखो, अब ये जब पार्थेनोजेनेसिस द्वारा बने ही हैं, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस द्वारा बने हैं, देखो एक अलग से पेज पे समझ लेते हैं भाई, ठीक है। जैसे ये कोई एग है, इस पे स्पर्म मान लो नहीं आया, ऐसे ही इन्होंने बना दिया, नहीं आया, ऐसे ही चिंटू बना करके तैयार कर दिया। अब इनके पापा कहाँ होंगे, पापा नहीं होंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये बेटा भी नहीं रखेंगे, कैसे, देखो ये हैप्लॉयड है, एन है 16 नंबर, देखो समझने के लिए ह्यूमन ले रहे हैं, लेकिन तरीका मतलब एग्जाम्पल समझने के लिए ले रहे हैं, लेकिन हम क्रोमोसोम नंबर वगैरह हम वैसे डिफाइन करके चल रहे हैं, क्योंकि समझाना हमको मधुमक्खी वाला केस है, ठीक। अब ये मेल का हो गया। अब ये तो सिद्ध हो गया ना, क्लियर दिख गया कि इनके पापा क्यों नहीं होते, याद रहेगा हमेशा, पापा नहीं होते, लॉजिकली अब ध्यान रहती नहीं चाहिए, तो प्रेशराइज कंडीशन में भी हमको याद रहता पापा क्यों नहीं होते, समझ में आ गया। अब है कि इनके बेटे भी नहीं हो सकते, कैसे नहीं हो सकते, देखो ये तो हैप्लॉयड हैं ही हैं, ड्रोन है ये, ठीक है, ड्रोन्स। अब देखो अब ये ड्रोन है, अब ये ड्रोन है, तब अब ये क्या करेंगे, अब ये सीधे तो ऐसा तो कैसे भी पॉसिबल नहीं कि स्पर्म से सीधे बना लें कुछ, कि ये भी कहें कि नहीं भाई मैं भी अब ऐसे करके जो है स्पर्म से ही बना लूँगा, ठीक है, स्पर्म से सीधे लड़का बना लूँगा, तो अब उसका जो है मम्मी नहीं होंगी, मतलब इसका बेटा पॉसिबल, ऐसा तो होता नहीं कैसे भी। तो अब क्या करेगा, अब ये फीमेल का सहारा लेगा, ठीक है, इसके बाल वाल ये बना दिए इस तरीके से, ये फीमेल है, ठीक है, मान लो ये फीमेल है। अब फीमेल का चले इसके इसमें 32 क्रोमोसोम है। अब यहाँ से आया
क्या आया यहाँ से, एग आया, 16 के एग आएंगे। अब ये तो 32 है ना, ये तो डिप्लॉयड है, तो यहाँ तो मियोसिस हो सकती है सिंपल सी। तो यहाँ के जो एग बनते हैं वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं, मियोसिस के द्वारा एग बन गए। मान लो एक एग आया और यहाँ का एक इनका ये स्पर्म आया, अब यहाँ मिल करके ये 32 बन गए। अब भैया 32 बन गए तो ये क्या है, ये तो डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड है तो ये क्या है, ये तो फीमेल है ना। तो मेल कहाँ हुआ, मेल तो बन ही नहीं पाया, मतलब इनका बेटा नहीं हो सकता, बेटी हो सकती है। मतलब इनमें ड्रोन के पापा नहीं होते, ड्रोन का बेटा नहीं हो सकता, ड्रोन के पापा नहीं हो सकते, और ड्रोन का बेटा नहीं हो सकता, ड्रोन की बेटी हो सकती है। ठीक है, ड्रोन की बेटी हो सकती है। और देखो अब ये समझ में आ गया, पापा का समझ में आ गया, बेटा नहीं हो सकता ये समझ में आ गया, बेटी हो सकती है मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। अब बट हैव ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ मैं एक चीज़ जो बताने जा रहा था स्पेशल, वो बताने जा रहा हूँ कि यहाँ समझ में आता है कि हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस। यहाँ पर कह सकते हैं एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख रही है, या फिर कह सकते हैं जैसे जनरली ग्रैंड फादर बाबा को भी बोल देते हैं, नाना को भी बोल देते हैं, लेकिन और अच्छे से कहते हैं तो मैटरनल ग्रैंड फादर नाना को बोलते हैं, मतलब मम्मी के रिश्ते वाले मैटरनल। तो मैटरनल ग्रैंड फादर यहाँ लिखा जाना चाहिए था, बेटर था, क्योंकि ग्रैंड फादर लिखना है तो जनरली दिमाग जाता है बाबा पे, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके दादाजी नहीं होते, इनके पापा के पापा तो होते हैं। देखो अभी प्रूव करूँगा मैं, पापा के पापा, बट हाँ ये कह रहे हैं बट हैव ए ग्रैंड फादर, मतलब ऐसा नहीं है कि बाबा रखते हैं, बाबा नहीं रखते हैं, हाँ सॉरी ये हैव की बात चल रहा है, बाबा नहीं रखते हैं, ये कौन रखते हैं, नाना रखते हैं। ये दरअसल नाना है, ग्रैंड फादर का मतलब नाना का कहने का मतलब नाना है, मतलब मम्मी के पापा हैं इनके, पापा के पापा नहीं है। ठीक है, एंड कैव है ग्रैंड सन। इसी तरीके से ग्रैंड सन का मतलब नॉर्मली लगता है नाती, नाती का मतलब बेटे का बेटा, बेटे का बेटा नहीं है ये। इस ग्रैंड सन का मतलब मैटरनल ग्रैंड सन लिखा होता ज़्यादा अच्छा था, मतलब मैटरनल ग्रैंड सन नहीं, एक तरीके से देवता का मतलब तो एक तरीके से तभी तो कहते हैं कि इंग्लिश पूरी तरीके से क्लियर नहीं करती चीज़ों को। जैसे अंकल है तो अंकल सबसे बोल देते हैं, चाचा, ताऊ, मौसा, मामा, सबसे अंकल बोल देते हैं। ज़्यादा तो क्लियर करते हैं तो मामा के लिए मैटरनल अंकल बोल देते हैं। तो ऐसे ही मैटरनल ग्रैंड फादर यहाँ बना लिया, अब ग्रैंड सन का क्या बनाओगे, दरअसल यहाँ सही से लिखा नहीं है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी आप तो समझ सकते हो ना, तो आप ग्रैंड सन का सेंस यही लेकर चलना कि यहाँ पर ये नाती नहीं है, देवता की बात चल रही है। ठीक है, मतलब कैन हैव ग्रैंड सन का मतलब देवता होगा, देवता का मतलब कहते हैं बेटी का बेटा होगा, बेटी का बेटा होगा, लेकिन बेटे का बेटा नहीं होगा। अब देखो इन दोनों चीज़ों को एक एक करके प्रूव कर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं ग्रैंड फादर रखते हैं, मतलब नाना रखते हैं, बट दादाजी नहीं रखेंगे। ठीक है, नाना रखेंगे, ठीक है, लेकिन दादाजी नहीं रखेंगे। सही है, ठीक है। अब जैसे ये है, इनके पिताजी तो थे ही नहीं, अब खुद ही सेंस लगाओ थोड़ा सा। जब पिताजी नहीं थे, जब इनके पिताजी नहीं थे तब पिताजी के पिताजी कहाँ से होंगे, कॉमन सेंस की बात है। पिताजी नहीं थे, क्योंकि दादाजी का मतलब क्या होता है, पिताजी के पिताजी। जब पिताजी नहीं है तो पिताजी कहाँ से होंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, अब पिताजी नहीं होते हैं, या फिर इनका एक पीढ़ी और अगर बढ़ाना चाहें, देखो ये एग जो बना होगा, ये एग जो बना होगा, ये कहाँ से बना होगा, ये 16 आए होंगे फीमेल से और 16 आए होंगे मेल से, तभी मिल करके बना होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से ये सिद्ध करने वाला हूँ कि देखो नाना जी हैं, देखो कैसे, देखो ये है ड्रोन बच्चा, इसकी मम्मी तो ये हो गई, ये वाली जिनका ये है, ये मम्मी हो गई। अब मम्मी के पापा कौन होंगे, मम्मी के पापा ये हैं मेल, मम्मी के पापा क्या, नाना जी, मतलब नाना जी हैं। तो ये जो एनसीईआरटी बोल रही है हैव ग्रैंड सन, तो इनकी बात चल रही है, वो नाना जी की बात चल रही है, दरअसल नाना जी हैं, समझ में आ रहा है ना, नाना जी हैं। ठीक है, अब देखो नाती नहीं होंगे, मतलब बेटे का बेटा नहीं होगा,
बट बेटी का बेटा होगा। ये भी देखो अभी सिद्ध करता हूँ। जैसे हमारा मेन टारगेट तो यही है, यहीं से हमने सब कुछ समझा, ठीक है। अब इधर आ जाओ। अब देखो एक तो ऐसा समझ सकते हो कि नाती नहीं होगा, मतलब बेटे का बेटा नहीं होगा। जैसे इनका बेटा हुआ, इनका बेटा हुआ ही नहीं, बेटा कहाँ हुआ, बेटा तो बना ही नहीं ना, बेटी बनी, बेटा बेटा ही पॉसिबल नहीं। तो एक तो ऐसे समझ सकते हो, जब बेटा ही नहीं है तो नाती कहाँ से होगा, कि कोई नाती कौन होता है, हमारे बेटे का बेटा, ठीक है। क्योंकि हमारे दादाजी होते हैं, उनके बेटा हमारे पापा हैं, पापा के बेटे हम हैं। अगर मान लो दादाजी के बेटे ही ना होते तो दादाजी ये कह सकते थे ये हमारा नाती है, मतलब ये हमारे बेटे का बेटा है। ये बेटा ही नहीं तो बेटे का बेटा कहाँ से, एक तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसा समझ सकते हैं कि हम बन ही नहीं रहा तो नाती का क्या मतलब। अब देखो बेटी का बेटा होगा मतलब देवता होगा, उसको जो ग्रैंड सन वर्क करके एनसीईआरटी ने बोला वो होगा। वो कैसे होगा, देखो ये है ड्रोन और इधर से एक फीमेल से मिल करके ये बना 32। अब ये एक फीमेल होगी तो ये ड्रोन की बेटी हो गई, ठीक है। अब देखो जब बेटी हो गई तो ये फिर 2 बनाएगी इसी तरीके से, मतलब 2 का मैं समझने के लिए बना लेता हूँ। इसके जी एग हो गए। अब ऐसे ही कोई ड्रोन होगा, कोई अदर से अलग से ड्रोन आएगा, ठीक है। अब वो ड्रोन से 16 आएंगे और ये फीमेल से मिल करके ये फिर 32 यहाँ पे बना लेगी। हाँ इसको समझने के लिए ये मत समझो, ऐसे समझो क्योंकि हम मेन टारगेट पे अपना काम कर रहे हैं। हमको समझना है कि इनका बेटी का बेटा होता है। तो देखो अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी है। इनका जो बेटी बनी ये, अब इन बेटी से ये 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो ये ऐसा कर सकता है या किसी एक ड्रोन से 16 लेकर के फीमेल बना दे, लेकिन हम वो सिद्ध नहीं करना चाह रहे। हम सिद्ध यहाँ करना चाह रहे हैं कि बेटी का बेटा होता है। तो देखो कैसे हम पार्थेनोजेनेसिस कराएंगे। इसमें पार्थेनोजेनेसिस होकर तो क्या बन जाएगा, ड्रोन ही बन जाएगा ना। अब देखो ये है मान लो मिस्टर ए, कोई नाम दे दिया मिस्टर ए है। मिस्टर ए की लड़की हुई, मिस्टर ए की लड़की हुई, ठीक है। अब लड़की ने डायरेक्ट बना दिया अपना बेटा, तो लड़की का बेटा तो हो गया ना, मतलब देवता हो गया, मतलब ग्रैंड सन है। तो यहाँ ग्रैंड सन का कहने का मतलब दरअसल बेटी का बेटा है, ना कि बेटे का बेटा, ठीक है ना, समझ गए ना। मतलब इनके ये नाना जी हैं, ठीक है। चाहे वहाँ से मैंने समझा दिया, कैसे समझ सकते हो, बस यही है। इस चीज़ को समझ गए तो समझ में आ जाएगा सब। बाकी एक से एक बड़ा टीचर भी नहीं बता सकता है। लोग यहाँ आकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी ने ग्रैंड फादर ग्रैंड सन वर्ड ले लिया है, तो बच्चा और कन्फ्यूज हो जाता है। वो सोचता है फिर दादाजी से रिलेट करता है कि दादाजी होंगे, दादाजी नहीं होंगे भाई, उसके पापा के पापा नहीं होंगे, ठीक है। या ग्रैंड फादर का मतलब नाना है, ठीक। अब देखो जो एनसीईआरटी ने दिया है उसको समझ लेते हैं। जैसे पेरेंट्स है जो मैंने बता ही दिया है, वैसे देखो पेरेंट्स में फीमेल है और मेल है, ठीक है। फीमेल में 32 क्रोमोसोम डिप्लॉयड होती है, सिंपल सी बात है। तो वो म्यूसिस करेगी, म्यूसिस में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, तो 16 हो जाएंगे। अब ये एग बन कर गैमेट बन के तैयार हो गए एग। अब मेल में आ जाओ, मेल में तो माइटोसिस होगी ना सीधे सीधे, ठीक है। क्योंकि मेल में तो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड में म्यूसिस तो कभी भी पॉसिबल नहीं होती। हाँ माइटोसिस पॉसिबल हो जाती है, वो भी कुछ समय सोशल इंसेक्ट वगैरह, चूँकि ये सोशल इंसेक्ट ही है तो यहाँ पर पॉसिबल हो जा रही है, ठीक है। मेल में माइटोसिस हो गई। माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, 16 आता है, 16 यहाँ हो गई, ठीक है। अब F1 पीढ़ी में देखते हैं। एक तो ये अगर डायरेक्ट बना नहीं है, डायरेक्ट बना रहा है डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये पार्थेनोजेनेसिस हो रही है। 16 से 16 सीधा बना देती है, ये दरअसल पार्थेनोजेनेसिस है। F1 अगर फीमेल बनाने हो, ठीक, फीमेल बनाने हो तो दरअसल फीमेल ये उन्होंने ना पूरा अच्छे से दिखा देते, ऐसे करके एरो करके भी दिखा देते कि ये और ये मिलकर बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने बस ऐसे ही बना दिया है कि F1 में मेल है, तो ये खुद समझना चाहिए। तो मैं यहाँ तो सीधे दिखा दिया एक तीर से, डायरेक्ट बन रहा है पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन ये फीमेल 32 दरअसल एक मेल से ऐसे आया है, एक फीमेल से यहाँ से जाएगा, 16 मिलकर तभी तो 32 होंगे। तो ऐसे एरो बना देते तो ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दरअसल ये हमें खुद समझना चाहिए कि जब एग स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ होगा तो ये बना होगा, सिंपल सी बात है। और मेल कैसे बने होंगे, डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा, चूँकि थ्योरी में तो उसने बता ही दिया ना।
फिगर थोड़ा और बेटर माना जाता है अगर, क्योंकि इसको तो ऐसे करके एक एरो से दिखा दिया, डायरेक्ट बन गया एक एग से, लेकिन ये दूसरा वाला एग है, ये एग ऐसे करके जा करके ये एग यहाँ मिलता और ये इस पर मिल करके तब ये बनाते 32, तो थोड़ा बेटर रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये मैं बता ही चुका हूँ, चूँकि हैप्लॉइड में माइटोसिस को सोशल इंसेक्ट एंड लोअर प्लांट्स में तो पॉसिबल है ही ना, वैसे भी तो इसलिए है पॉसिबल हो गई है। ठीक है, चूँकि हैप्लॉइड में माइटोसिस को सोशल इंसेक्ट में पॉसिबल है ना, वही बात है, यही तो पार्थेनोजेनेसिस है। ओके है ना। अब देखो ड्रोन क्या होते हैं, फर्टाइल मेल होते हैं, भाई बच्चे पैदा कर सकते हैं ना, फर्टाइल है और मेल है, साइन दिखा दी। क्यून क्या होती है, डिप्लॉयड, हाँ एन है मतलब हैप्लॉइड है, बता ही चुका हूँ मैं सब। क्वीन डिप्लॉयड होती है और फर्टाइल होती है। ठीक है, क्यून का सिंबल हो गया, वर्कर डिप्लॉयड होती है और स्ट्राइल होती है। कुल मिला के ऐसे कर ध्यान में रखना, सीधे से ध्यान रखो कि जो है स्ट्राइल जो होती है केवल वर्कर बीज होती हैं, उन्हें बस वो काम करती हैं, बस वो जो है फूलों से उनका नेक्टर वगैरह लेकर के आती हैं, उनका काम, उनका कॉपुलेशन से संबंधित, बच्चे पैदा करने से संबंधित कोई काम नहीं, वो बस काम करती हैं, तो वो स्टाइल होती हैं, बस वही केवल स्टाइल होती हैं। स्टाइल के नाम पर ध्यान रखो कि केवल वर्कर बीज स्टाइल होती हैं। ड्रोन और रानी मक्खी जो होती हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड का ऐसे ध्यान रखो, हैप्लॉइड डिप्लॉइड में ऐसे ध्यान रखो केवल ड्रोन ही डिप्लॉइड नहीं, ड्रोन ही हैप्लॉइड होते हैं, बाकी दोनों फीमेल डिप्लॉयड होती हैं। ऐसे ध्यान रखो महिला प्रधान देश है, तो वही डिप्लॉयड एक एवोल्यूशन का एक अच्छा होता है कि भाई डिप्लॉयड होते थे, तरीके से ज़्यादा अच्छा माना जाता है एक तरीके से। ठीक है, एडवांस जो लोग होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, एडवांस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं याद के लिए। तो महिला प्रधान देश है, तो जितनी महिलाएं वो सब डिप्लॉयड है, ऐसे ध्यान रख लो, 2 है सिंपल। Asexual parthenogenesis in female to produce male drone, एसेक्सुअल पार्थेनोजेनेसिस होती है, एक्सेक्सुअल का पार्थेनोजेनेसिस और एक्सेक्सुअल मानी जाती है। ठीक है, चूँकि क्रोमोसोम का एक सेट आया तो हैप्लॉइड एंड 2 सेट आया तो डिप्लॉइड, इसलिए तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, चूँकि एक क्रोमोसोम आया तो क्रोमोसोम एक सेट आया तो हैप्लॉइड, 2 सेट आए तो डिप्लॉइड। इसी वजह से तो स्टार्टिंग में बताया गया है कि नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इंडिविजुअल रिसीव करता है, उसी बेसिस पर तो उसको जो है हनीमून में सेक्स डिटरमिनेशन इसी बात पर तो आधारित ही है भाई, तो जो नाम है वो भी इसी बात पर आधारित है, और सेक्स डिटरमिनेशन इसी बात पर आधारित है कि इंडिविजुअल कितने रिसीव करता है। ठीक है, तो बाकी अब देखो क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी, हाउ इज द सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन द बर्ड्स, बर्ड्स में कैसे डिफरेंट होती है। इज द स्पर्म और द एग रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चिक्स, तो वहाँ का क्वेश्चन पूछ लिया, ये कह रहे हैं कि भाई आप पढ़ के आ ही रहे हो सब, बर्ड्स में भी पढ़ के आए, तो बताइए भाई कि बर्ड्स में कैसे सेक्स डिटरमिनेशन डिफरेंट टाइप की है, तो क्यों डिफरेंट टाइप की, क्योंकि भाई यहाँ पर फीमेल हेटेरोगैमेटी पाई गई पहली बात तो, इसलिए डिफरेंट है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर जो है स्पर्म और एग कैसे रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स ऑफ द चिक्स के लिए, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एम जो है चिक्स मतलब वही चूजे, मतलब बच्चे मुर्गा मुर्गी के है ना, कॉक के, तो उसका जो कि स्पर्म रेस्पॉन्सिबल होता है या फिर एग रेस्पॉन्सिबल होता है चिक्स का सेक्स डिटरमाइन करने में, कि वो एग होगा मतलब कि वो कॉक होगा मतलब मेल बर्ड्स बनेगा या फीमेल बर्ड्स बनेगा, तो कौन जिम्मेदार होता है यहाँ पे बताइए। एग होते हैं यहाँ पे, क्योंकि एग में क्या होता है, फीमेल में JW होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के एग बनते हैं, स्पर्म डिफरेंट टाइप के नहीं बनते हैं, यहाँ एग डिफरेंट टाइप के बनते हैं, यही स्पेशल बात है, समझ लो। तो एग रेस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो है म्यूटेशन चलिए म्यूटेशन को देख लेते हैं। म्यूटेशन देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है चेंज, एक होता है सडन चेंज। ठीक है, तो चेंज के लिए क्या चीज़ रेस्पॉन्सिबल होती है,
तो वो रिकॉम्बिनेशन जो होता है म्यूसिस के दौरान, उसकी वजह से चेंज आता है। सडन चेंज की बात की जाए तो म्यूटेशन जिम्मेदार होते हैं। म्यूटेशन इज ए फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। म्यूटेशन में दरअसल अगर फाइनली कंसिक्वेंटली देखा जाए तो क्या होता है कि डीएनए सीक्वेंस में बदलाव आ जाते हैं, डीएनए सीक्वेंस बदल जाते हैं। अब वो बदलाव कई तरीके का हो सकता है, कुछ बेस पे है बिल्कुल डिलीट हो सकते हैं, कुछ ऐड हो सकते हैं, कुछ इधर से उधर हो सकते हैं, कुछ उधर से इधर हो सकता है, कैसे भी करके चेंज आ जाए कुल मिला वो म्यूटेशन कहलाएगा। एंड कंसेक्यूटिव परिणामस्वरूप रिजल्ट्स इन द चेंज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इस प्रकार सिंपल सी बात है, जब डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा तो उसका जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, और जब जीनोटाइप चेंज होगा तो जीनोटाइप चेंज होने के अकॉर्डिंग ही उसका फिनोटाइप, उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन, उसका डिस्क्रिप्टिव टर्म्स बदल जाएगा। सिंपल। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, ये कह रहे हैं रिकॉम्बिनेशन के एडिशन में, रिकॉम्बिनेशन तो करता ही करता है। म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। वही मैं कह रहा था, चेंज मतलब वेरिएशन। डीएनए में वेरिएशन लाने के लिए दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, रेस्पॉन्सिबल दो चीज़ें होती हैं। रिकॉम्बिनेशन जो कि म्यूसिस में भी, म्यूसिस फर्स्ट के दौरान, म्यूसिस फर्स्ट में भी प्रोपेज फर्स्ट के दौरान होता है, ठीक है, ये तो वो जिम्मेदार होता है। और ये कह रहा है उसके अतिरिक्त भाई म्यूटेशन भी डीएनए में वेरिएशन ला देता है, लेकिन सडन वेरिएशन ला देता है, ऐसा कह दिया जाए तो म्यूटेशन आंसर जाएगा केवल, ठीक है। अब वेरिएशन पूछा जाए तब तो दोनों ही हो जाएंगे वैसे तो, अगर बहुत ऑप्शन है तो, ठीक है, क्योंकि जो वेरिएशन की बात चल रही है ना नॉर्मली, तो चाहे कौन धीमे ला रहा हो चाहे अचानक से ला रहा हो तो दोनों ही करेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। और ज़्यादा अंतर करना हो तो, जैसे रिकॉम्बिनेशन ही कंटिन्यूस वेरिएशन करता था जबकि म्यूटेशन डिसकंटिन्यूस वेरिएशन करता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। रिकॉम्बिनेशन कंटिन्यूस का मतलब हर पीढ़ी में उसका असर दिखेगा, लेकिन म्यूटेशन का असर हर पीढ़ी में जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस वेरिएशन करता है जबकि म्यूटेशन डिसकंटिन्यूस वेरिएशन करता है, ये भी अंतर है दोनों में, ठीक है, सही है। अब एज यू विल लर्न इन चैप्टर 6, जैसा कि आपने चैप्टर 6 में देखा कि वन डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ईच क्रोमेटिड। प्रत्येक क्रोमेटिड में जो है डीएनए एक से दूसरी तरफ घुमा पड़ा है, ठीक है। चूँकि क्रोमोसोम में पूरा डीएनए दैट इज हेलिक्स, तो क्रोमेटिड में एक हेलिक्स तो सिंपली होगा ही ना, ठीक है। इन ए हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म, हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म में तो होता है, ये बात तो मैंने बताया ही था ना, क्योंकि कहाँ 2.2 मीटर लंबा डीएनए पूरे 46 क्रोमोसोम आ रहा है। दरअसल वैसे यहाँ एक क्रोमोसोम की बात की जा रही है, उसमें भी एक क्रोमेटिड की, तो ठीक है उसमें भी कर लो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये भी कम से कम एक क्रोमोसोम वाला भी 2 इंच के बराबर लंबा होता था, और 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब वो 5 सेंटीमीटर लंबा हो गया। अब 5 सेंटीमीटर लंबा कितनी छोटी चीज़ में आ रहा है पता है, न्यूक्लियस का भी साइज माइक्रोन लेवल का होता है, मतलब 1 मीटर का भी 10 लाखवां हिस्सा, और उसमें फिर क्रोमोसोम होते हैं 46, क्रोमोसोम में भी क्रोमेटिड होता है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, तो एक क्रोमेटिड में आ रहा है 5 सेंटीमीटर लंबी कोई रस्सी, तो कितनी सुपर क्वाइल्ड की गई हुई खुद ही समझ सकते हो, हाईली सुपर क्वाइल्ड फॉर्म। देयरफॉर लॉस, इसलिए चाहे लॉस हो जाए, जैसे डिलीट हो जाए कुछ बेस पेयर, या फिर गेन हो जाए कुछ नए आ जाए। गेन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो बाहर से हम कोई जीन डाल दें, इंसर्ट कर दें, तब भी गेन हो जाएगा, या फिर मतलब कुछ बेस पेयर, सॉरी जीन नहीं, कुछ बेस पेयर, अगर मैं जीन बोल गया हूँ तो कुछ बेस पेयर उसमें ऐड कर दें तब भी गेन हो जाएगा, इंसर्ट कर दें, इंसर्शन प्रोसेस कहेंगे, या फिर वहीं कैसी भी डुप्लीकेशन डबल हो जाए किसी भी, तब भी तो गेन ही बोलेंगे, ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का सेगमेंट का मतलब वही एक तरीके से डीएनए का कुछ टुकड़ा होगा तो उस पर कुछ बेस पेयर होंगे, तो कुछ बेस पेयर ला दिए जाएँ, या बेस पेयर गायब हो जाएँ, या फिर बेस पेयर वहीं में डबल हो जाए, कुल मिला के चेंज तो हो रहा है ना, रिजल्ट इन इंटरलेशन एंड क्रोमोसोम,
और इस प्रकार क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, कि क्रोमोसोम वो भी खोखले खोखले पाइप है उनमें ठुसा पड़ा है डीएनए, तो उसी को तो क्रोमोसोम बोल रहे हैं। यहाँ से डुप्लीकेशन से भी चेंज आ जाता है, ठीक है। सिंस जीन्स आर नॉन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, चूँकि हम जानते हैं जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम पर होते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम पर होते हैं क्यों बोलते हैं, कि क्रोमोसोम में डीएनए होता है ना। अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन एबनॉर्मलिटीज, और अगर क्रोमोसोम में कुछ अल्टरनेशन बदलाव आ जाते हैं उससे एबनॉर्मलिटीज आती हैं। एबनॉर्मलिटी मतलब एब्रेशन से भी बोलते हैं एबनॉर्मलिटीज को, ठीक है। ठीक, अच्छा ये बात थोड़ा समझ लो। हाँ डीएनए के एक बड़े सेगमेंट को तो डीएनए ही कहेंगे, एक बड़े से सेगमेंट को। अरे वही है कि मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर टू डीएनए का टुकड़ा बड़ा सा ले लिया तो उसको डीएनए इसलिए बोल दिया क्योंकि वो एकदम एक क्रोमोसोम के अंदर 2 इंच लंबा डीएनए, ठीक है। जैसे रस्सी के बहुत बड़े टुकड़े को तो भी रस्सी ही बोलेंगे ना। हाँ बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ा हैं तो उनको जीन बोल देंगे। उसमें से काम के जो होते हैं, काम का जो टुकड़ा होता है वही तो जीन कहलाता है। वो सब छोड़ो, फिर ज़्यादा डिटेल में थे, ठीक है, वो हम समझ चुके हैं। अभी हम फिलहाल इस पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक। क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स, मतलब नॉर्मल सेल नहीं होती हैं, जो कैंसर सेल में मॉडिफाई हो चुकी होती हैं, उन सेल में अक्सर देखने को मिलता है क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज। इन एडिशन टू द अबव, म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। ये कह रहे हैं ऊपर के एडिशन में हम ये भी बोल सकते हैं अतिरिक्त बात कि म्यूटेशन जो है सिंगल बेस पेयर में भी अगर चेंज हो जाए, क्योंकि ऊपर तो ये बात करी जा रही थी एकदम सेगमेंट डीएनए का टुकड़ा कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, डिलीट हो जाए, तो ये कह रहे हैं डीएनए टुकड़ा का मतलब तो उसमें बहुत सारे जीन होंगे ना। तो ये कह रहे हैं उसके एडिशन में भाई ज़रूरी नहीं है कि डीएनए का टुकड़ा बहुत सारे जीन ही डिलीट हो या ऐड हो, डुप्लीकेट हो, इंसर्ट हो। एक जीन बेस पेयर भी अगर जो चेंज हो जाए तब भी म्यूटेशन हो जाएगा, इसलिए एडिशन वाली बात है ये, ठीक है। तो ऊपर ये बात नहीं बताएगी कि एक सिंगल बेस पेयर भी चेंज कर सकता है, एक सिंगल बेस पेयर भी अगर का चेंज हो जाए तब भी म्यूटेशन हो जाता है, ये कहना चाह रहा है। दिस इज ए पॉइंट म्यूटेशन, और उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। दरअसल सिंगल तो एक बेस होता है, लेकिन जो कंप्लीमेंटारिटी की वजह से उसका, मैंने बताया जो होगा कंप्लीमेंटारिटी की वजह से उसका कंप्लीमेंट्री जो है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे मान लो एडेनिन चेंज हुआ तो एडेनिन किससे मिलता है, थायमिन से, तो थायमिन भी चेंज हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। मान लो एडेनिन जो है साइटोसिन बन गया, कैसे भी मान लो, ठीक है, या मान लो, ठीक है, ठीक है, एडेनिन जो है कुछ भी मान लो, एडेनिन साइटोसिन बन गया, तो अब जो एडेनिन की वजह से थायमिन आ रहा था सामने वाले पे, करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ एडेनिन था, अब इससे 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा थायमिन जुड़ रहा था। अब यहाँ पर कैसे भी करके अगर साइटोसिन आ जाए, अब साइटोसिन से थोड़ी थायमिन करता है, हाँ तो साइटोसिन से तो गुआनोसिन करता है, वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, तो ये भी तो चेंज हो गया ना। तो इसलिए दरअसल होता एक बेस चेंज है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग में दूसरा हो जाता है, तो फाइनली एक बेस पेयर ही चेंज हो जाता है, तो इसलिए उसको बोलते पॉइंट म्यूटेशन। एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच म्यूटेशन है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होती है, एबनॉर्मलिटी होती है, जिससे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। क्वालिटेटिव है ये, क्वालिटी की वजह से, क्योंकि मोस्टली मैमल का हम जानते हैं आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव, ठीक है, बाई कॉनकेव, लामा वगैरह कुछ को छोड़ करके। तो दरअसल हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में कॉनकेव होता है, तो कॉनकेव ना होकर इस डिजीज में वो आरबीसी का शेप हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल मतलब हंसिए की तरह हो जाता है, मुड़ जाता है, मतलब, और जब मुड़ जाता है तो क्या हो, यहाँ क्वालिटी बदली है, जिससे कि वो हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करने में
सक्षम नहीं हो पाता है सही से, हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो हमारी सेल तक पहुंच नहीं पाएगी ऑक्सीजन। समझे, मतलब हीमोग्लोबिन ही तो ले जाता है ऑक्सीजन को, वो सही से ले जा नहीं पाएगा तो टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी सही से। तो दरअसल क्या क्या कह सकते हैं, टिश्यू तक ऑक्सीजन की बात छोड़ो, यहाँ मतलब हीमोग्लोबिन इस पर सही से कवर नहीं हो पाता है, उस तरीके से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, क्वालिटी बदल जाती है, आरबीसी का शेप बदल जाता है दरअसल। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। अगर बेस डीएनए की बेस पेयर में डिलीशन हो जाए या फिर इंसर्ट कर दिया जाए तो जैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, सी चैप्टर 6 में पढ़ाई है, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोल देते हैं इसको, फ्रेम शिफ्ट। दरअसल यहाँ इसको नहीं बोलेंगे, कहने का मतलब आप ये बात ध्यान रखेंगे, डिलीशन एंड इंसर्शन भी मतलब सिकल सेल एनीमिया बस एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल, फिलहाल यहाँ ये ध्यान रखें। और अगर डीएनए की बेस पेयर्स में अंतर आ रहा है तो कोजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो जाता है। ठीक है, ठीक। ठीक है, ये सब मैंने बता ही दिया है, ठीक है। जैसे चैप्टर 6 की बात अगर आती है तो कोई सी दिक्कत वाली बात है, अभी आप जो है देख लो, कोई दिक्कत वाली बात। देखो ये कह रहा है यहाँ, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस, या एक बेसिस हो जाए या फिर टू, चेंजेस कर देता है तो रीडिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। हाउएवर सच म्यूटेशन आर रेफर टू एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन, ठीक है। ठीक है, मतलब चाहे एक चेंज हो चाहे टू चेंज हो, दोनों को हम जो है फ्रेम शिफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब ये कहने का कि डिलीशन इंसर्शन बेस पेयर्स की बात चल रही है, तो पेयर्स जरूरी नहीं है, एक पेयर में भी चेंज हो जाए तब भी वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोल देते हैं उसको, ठीक है। मतलब इस बात को इनकम्प्लीट बोल सकते हैं लेकिन रॉन्ग नहीं बोल सकते, ठीक है। पेयर्स भी होता चाहे पेयर होता, दोनों को ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। मतलब एक सिंगल बेस पेयर में भी चेंज आ जाए, जहाँ पर एक सिंगल बेस पेयर से ज़्यादा चेंज आ जाए, दोनों को ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोल सकते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। अगर फ्रेम शिफ्ट में डिलीट हो रहा है तो डिलीशन वाला, इंसर्ट होता है इंसर्शन वाला, ठीक है। ये अब ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता अपने उसमें, जैसे ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत है, सीधे सीधे पूछा जाएगा, वही आप स्टेटमेंट बता देना, बात खत्म, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया के बारे में इसी चैप्टर में, तब हम समझ लेंगे कि कैसे फ्रेम शिफ्ट है, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होता है दरअसल कैसे होता है, ठीक है। अब देखो, द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एट दिस लेवल। मतलब म्यूटेशन की अगर मैकेनिज्म देखना हो तो इस लेवल पर जो है बियॉन्ड द स्कोप है, मतलब अभी स्कोप नहीं है हमारे पास इस लेवल पे, हायर क्लासेस में ही पढ़ते हैं। हाउएवर देयर आर मैनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर, हाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ केमिकल और फिजिकल फैक्टर होते हैं दैट इंड्यूस जो को म्यूटेशन को करते हैं, मतलब म्यूटेशन को प्रेरित करते हैं। दीज आर रेफर टू एज म्यूटाजेंस, उनको म्यूटाजेंस बोलते हैं, नाम से ध्यान रखो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है ये। म्यूटा मतलब म्यूटेशन, जेंस मतलब कॉजिंग, मतलब म्यूटेशन को कॉज करने वाले बोलते हैं म्यूटाजेंस। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज कैन कॉजेज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणें
परागैंगिक विकर्ण विकर्ण जो क्या करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म एडिचिड क्या है, म्यूटाजन। तो पूछा है अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, ये म्यूटाजन है, ठीक है, ध्यान से। कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज कर देते हैं, ठीक है। और ये मैंने जो बता ही दिया आपको अच्छे से, ये कि पेयर चेंज इसलिए कहते हैं जो कि एक बेस चेंज होगा तो उसके कम्प्लीमेंट्री जो होगा वो भी चेंज होगा वैसे तो, ठीक है। तो रियल में तो एक बेस पेयर ही होता है, लेकिन जब फाइनली देखा जाता है दूसरा तो उसी वजह से हो जाता है, इसलिए ठीक है कंप्लीट होता है ये, ठीक है, क्यों कम्प्लीमेंट्री होता है ना उसके, इसलिए, ठीक है। बाकी जो है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।